बच्चा लोग, वेलकम टू एम स्क्वायर। और पिछले हम कुछ वीडियोस में बायनॉमियल थ्योरम को स्टार्ट किया था और कुछ चीज़ें देखी थी, जिसे जनरल टर्म क्या होता है, मिडल टर्म क्या होता है, किसी इवन अगर पावर है तो उसका मिडल टर्म कैसे निकालते हैं, अगर ऑड पावर है तो उसका मिडल टर्म कैसे निकालते हैं। ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चंस को भी देखा था और उसके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे सब सीख लिए थे। अब कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कि वैरायटी होती है, अलग अलग टाइप की वैरायटी होती है ना, उनको हम लोग इस वीडियोस में देखेंगे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखें और लाइक करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन ये क्या कहता है कि फाइंड ए हमें फाइंड करना है। If the coefficient of x square in the expansion of 3 plus ax power 9 are equal, मतलब ये कह रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट इस एक्सपेंशन में और एक्स क्यूब का कोफिशियंट इस एक्सपेंशन में दोनों क्या है, सेम है। और सेम है, इसका यूज़ करके हमें ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप पहले सोचा कीजिए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सोचिए कि किस तरीके से किया जा सकता है। तो अगर पहले हम इसका जनरल टर्म लिखें तो क्या होगा। जनरल टर्म क्या होता है, एन सी आर और ए की पावर एन माइनस आर और ए एक्स यानी कि बी की पावर आर, ये होगा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 9 CR 3 पावर एन माइनस आर, ए पावर आर और एक्स पावर आर। यहाँ दिख रहा है कि एक्स पावर आर है, तो अगर हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है तो आर की जगह पे 2 होगा। होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। ओके, तो करेंगे, आर की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। और यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकालना होगा तो हमें आर की जगह पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तभी ना ये एक्स क्यूब होगा, तभी ना ये इसका कोफिशिएंट होगा। ठीक है, तो अगर एक्स स्क्वायर हो गया तो ये इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, आर की जगह पे 2 रखेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 9C2 3 पावर 9 माइनस 2 ए पावर 2। ठीक है, ये हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर होगा तो कोफिशिएंट लिखा है इसलिए स्क्वायर नहीं लिखा। ओके, इतना समझ में आया। अब देखते हैं एक्स क्यूब का, तो आर इज इक्वल टू 3, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब तो कैसे हो गया, 9C3, आर की जगह 3 रखा, 3 9 माइनस 3 और ए पावर क्यूब, और इसको नहीं लिखा क्योंकि यही कोफिशिएंट। तो कहा क्या है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो जब इक्वल हो गए तो NC2 की वैल्यू निकालो। NC2 की वैल्यू कितनी आएगी, NC2 इसकी वैल्यू आती है 36। ठीक है, अगर तब चाहो तो निकाल सकते हो, ये सिंपल चीज़ है इसलिए मैंने कर दिया है। ठीक है, इसकी आती है 36 और यहाँ पे 3 की पावर 7 और ये ए स्क्वायर, ये किसके बराबर है, NC3, इसकी वैल्यू आती है 84 और इसकी 3 की पावर 9 माइनस 3 6 और ये ए क्यूब। इधर दिख रहा है ए स्क्वायर, इधर से ए स्क्वायर को क्यूब कट जाएगा, सिर्फ ए बचेगा। और यहाँ पे 6 है तो ये कट जाएगा, ये 3 बचेगा। तो क्या हो जाएगा फाइनल, 36 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 84, ये हो जाएगी अपनी ए की वैल्यू। यानी कि ए की वैल्यू हो जाएगी, काट दो इसको, 3 और ये हो जाएगा 7, यानी कि 9/7 ये हो जाएगी अपनी फाइनल ए की वैल्यू। समझ में आया किस तरीके से चल रहे हैं। हमने जनरल टर्म निकाला, जनरल टर्म दोनों का, उसमें जो कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर चाहिए था इसलिए आर की जगह पे 2 रख दिया, 2 रखा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकल गया जो कि क्या है, ये है। ये क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकालने के लिए आर की जगह पे 3 रख दिया तो ये आया। और दोनों क्या गिवन था कि ये दोनों बराबर है, बराबर करके सॉल्व किया, सॉल्व करके ए की वैल्यू फाइनली आ गई। ठीक है, इस तरीके से ये करते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कुछ दूसरा क्वेश्चन। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 5 इन द प्रोडक्ट। मतलब अपने पास क्या है, 1 + 2x टू द पावर 6 इंटू 1 - x
टू द पावर 7। इन दोनों का प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट में जो वैल्यूज़ आएगी फाइनल, उसमें x पावर 5 का कोफिशिएंट्स क्या होंगे। तो इसका कैसे निकालेंगे, इसमें मान लेते हैं अगर 5 निकालना है अल्टीमेटली, तो अगर इसमें से 0 रहेगा तो इसमें से कितने निकालने होंगे, 5 निकालने होंगे। और इसमें अगर 1 लिया तो 4, और यहाँ पे 2 लिया तो इसमें 3 लिया तो इसमें 2, फिर 4 लिया तो 1, और फिर उसी तरीके से ऐसे चलता जाएगा। मतलब इसमें लेंगे और इसमें दोनों का जो पावर का सम होगा वो 5 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको किस तरीके से करेंगे, क्या करते हैं, इसको एक्सपैंड कर देते हैं। ठीक है, तो इसको एक्सपैंड करेंगे तो एक्सपेंशन क्या होगा, 6c0 1 पावर दिस। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 प्लस एक्स का ए का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ये हो जाएगा 2 पावर 0, फिर 6c1 2x प्लस 6c2 2x स्क्वायर, 6c3 2x क्यूब प्लस 6c4 2x पावर 4, और 6c5 2x, दिख रहा है ना, ये कलर चेंज करते हैं, 2x यहाँ थोड़ा चमकने लग रहा है, कोई बात नहीं, 2x पावर 5 और 6c6 2x 6, ये होता है इसका एक्सपेंशन। बस वही कर रहा हूँ, 1 प्लस ए का पावर n, वो वाला जो स्पेशल केसेस में हमने पढ़ाया था। अगर आपको नहीं पढ़ा है तो आप पिछले की वीडियोस को देखें और उसी तरह से समझ में आएगा आपको। ठीक है, ओके। अब ये तो हो गया पहले का एक्सपेंशन। अब दूसरे का एक्सपेंशन क्या होगा, 1 माइनस एक्स का हमने एक्सपेंशन बताया था, क्या होता है, ये होता है 7c0 और 1 यानी कि x का पावर 0, यानी कि x पावर 0 तो 7, इवन टर्म क्या होता है, नेगेटिव है इसलिए इवन टर्म नेगेटिव, 7c1 x प्लस 7c2 एक्स स्क्वायर माइनस 7c3 एक्स क्यूब प्लस 7c4 एक्स पावर 4 माइनस 7c5 एक्स पावर 5 प्लस 7c6 एक्स पावर 6 माइनस 7 पावर 7 एक्स पावर 7, ये होगा। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ x पावर 0 है, इसका हम किसके प्रोडक्ट करेंगे तो कि x पावर 5 आ जाए, वो होगा कुछ ये वाला। ठीक है, तो हमें 6c0 का मल्टीप्लाई इससे करना है। ठीक है, तो इसका करने के वजह इसको हम फर्दर थोड़ा सा और रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस 12x प्लस 60x का स्क्वायर प्लस 160x क्यूब प्लस 240x पावर 4 प्लस 192x पावर 5 प्लस 64x पावर 6, ये इतना हुआ। और दूसरे वाले का कितना होगा, 1 माइनस 7x और प्लस 21 एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, है ना, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ठीक, एक्स क्यूब प्लस 35 एक्स पावर 4 माइनस 21 एक्स पावर 5 प्लस 7 एक्स पावर 6, दिख रहा है ना, समझ आ रहा है नहीं, ये इतना हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके सिंपली बस इसको सॉल्व करके ये वैल्यूज़ निकालिए। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर 1 को इसके किस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे कि x पावर 5 आ जाए, किससे करेंगे, ये x पावर 5 से करेंगे, यानी कि 1 इज मल्टीप्लाई फॉर कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5, ये क्या होगा, ये होगा 1 इंटू एक्स पावर, यानी कि 1 इंटू माइनस 21 प्लस x है तो x का एक कम होगा, यानी कि 12 इंटू 35, ये होगा। फिर जोड़ेंगे और क्या होगा, 60x स्क्वायर है तो ये क्यूब होगा, यानी कि 60 इंटू माइनस 30 प्लस क्या होगा 160 इंटू 21, ठीक है, क्यूब, ठीक, और ये 240 इंटू क्या होगा, 240 इंटू माइनस 7 प्लस
एक्स 192 इंटू 1 यही आएगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका हम इसमें प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो एक्स पावर यहाँ 0 है और ये 5 है, तो दोनों का सम एक्स पावर 5 होगा। यहाँ 1 है तो यहाँ 4, 1 4 5, इस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा है ना? अब इसी को फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी आंसर आएगा 171। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से हो रहा है? अगर प्रोडक्ट में दिया हुआ है, पहले इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके इसकी सिमिलर वैल्यूज़ निकाली, मतलब सिंपलर वैल्यू निकाल के ये वाला बस दिमाग लगाना था कि अगर यहाँ ज़ीरो, अगर एक्स पावर 0 निकालना है तो इसमें एक्स पावर 5 निकालनी होगी। क्यों? क्योंकि हमें अल्टीमेटली एक्स पावर 5 बनाना है। अगर इससे एक्स लेते हैं और इससे एक्स पावर 5 तो 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 प्लस मतलब हमको पता है ना कि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स क्यूब लेते हैं तो क्या हो जाता है, एक्स पावर 5 बन जाता है। उसी तरीके का यूज़ करके इसको किया है। फिर उसके बाद क्या है, बस इसको मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकालिए। क्यों इसी को निकाला, एक्स का क्यों नहीं रखा? क्योंकि हमें सिर्फ कॉफिशिएंट चाहिए थे, इसलिए ये आ गया। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ ए बी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर, मतलब ए बी क्या है, कोई डिस्टिंक्ट इंटीजर मतलब अलग अलग इंटीजर। ठीक है, तो प्रूव करना है कि a माइनस बी क्या होगा, फैक्टर होगा a पावर n माइनस बी पावर n, इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो अगर ये हमें बाइनोमियल में नहीं दिया होता तो हम लोग इसको PMI से भी कर सकते हैं। PMI से कर सकते हैं ना, लेकिन PMI से नहीं करेंगे क्योंकि ये बाइनोमियल हम लोग पढ़ा रहे हैं, इसलिए बाइनोमियल से करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन देखते हैं, इसको किस तरीके से करेंगे। मान लेते a पावर n अगर हो तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, इस तरीके से नहीं, इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस कट जाएगा a पावर n यही आ जाएगा। ठीक, अब ये देखिए a प्लस बी का पावर n, ऐसा कुछ जैसे बाइनोमियल का एक्सपेंशन जैसा हम लोग फेमिलियर हैं उस तरीके का दिख रहा है, बस ये इस तरीके का है। ठीक है, तो इसी का एक्सपेंशन करते हैं। किस तरीके से होगा, a पावर n इसको इधर ही लिख दिया तो क्या होगा, n c 0 a माइनस बी पावर n और b पावर 0, ये होगा। n रेड से लिख रहा हूँ, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। ओके, 0 a माइनस बी पावर n माइनस 1, b के 1 हो जाएगी। n c 2 a पावर n माइनस 2 b की पावर स्क्वायर, इसी तरह से बढ़ते जाएगा और लास्ट में क्या बचेगा, n माइनस 1 a पावर क्या हो जाएगा 1 और b पावर n माइनस 1 और ये हो जाएगा n c n a माइनस b की पावर 0 और b की पावर n, ये हो जाएगा फाइनल। अब इसको फर्दर रिजॉल्व करते हैं। ये क्या है, a पावर n ये है। ठीक है, रेड से दिख रहा है ना? हाँ ओके। ठीक है, तो ये फर्दर रिजॉल्व कर, अब इसको थोड़ा सा और रिजॉल्व किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी की पावर n हो जाएगी। ठीक, और उसी तरीके से ये nc1 a माइनस बी की पावर n माइनस 1 b प्लस nc2 a माइनस बी की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस डॉट 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 ncn माइनस 1 a माइनस b पावर n माइनस 1 और ये nc0 इसकी वैल्यू कितनी है, 1 होती है और इसकी 1, तो ये कितना हुआ, डायरेक्ट b पावर n हो गया। अब क्या करेंगे कि इस जो b पावर n है ना, इसको इधर लाएंगे। क्यों ला रहे हैं, क्योंकि देखिए हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है कि इसको दिखाना है, तो हम पहले पता है इस टाइप के क्वेश्चन को हम पहले बनाते हैं। ठीक है, इस टाइप में बना दिया। ठीक है, तो इसको इधर लाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, a पावर n माइनस b पावर n इस तरीके का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें यही बनाना था। ठीक है, अब देखते हैं इसको। अब ये जो सारे टर्म थे इसमें से ये हट गया तो बचे क्या है, इतने सारे टर्म। अब इन सारे टर्म में हमें a माइनस बी कॉमन दिख रहा है और हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें दिखाना है कि a माइनस बी इसका फैक्टर है। तो हम क्या करते हैं, अगर a माइनस बी कॉमन निकाल के सब में रहेगा तो क्या कह सकते हैं कि a माइनस बी इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो a माइनस बी सब में कॉमन निकाला। ठीक है, तो पहले टर्म में से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ये दूसरे में से निकाला nc1 तो क्या हो जाएगा, n a माइनस बी पावर n माइनस 2 हो जाएगा और b,
और तीसरे में से निकाला NC2 a - b पावर n - कितना हो जाएगा 3 प्लस उसी तरह से डॉट 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 लास्ट वाले में से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा n - 1 b पावर n - 1 यही होगा। अब देखिए a - b इससे प्रोडक्ट में हो रहा है तो मतलब क्या, ये जो पूरा टर्म है वो a - b का फैक्टर होगा। जब ये फैक्टर है तो इससे इक्वल टू ये है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि a पावर n - b पावर n इज नहीं, तो कह सकते हैं कि a - b इज अ फैक्टर ऑफ a पावर n - b पावर n फॉर सम n पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्यों लेंगे, क्योंकि अगर फ्रैक्शन हुआ ये हुआ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया क्यों किया। देखिए इसमें हमें लिखना था कि a - b का फैक्टर बताना है कि इस ये जो होगा a - b का फैक्टर होगा फॉर सम व्हेनेवर n इज इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने क्या दिखाया, ये बनाने के लिए हमने क्या किया, a पावर n को इसमें तोड़ा, इसमें तोड़ने के बाद क्या किया, इसको एक्सपैंड कर दिया, एक्सपैंड किया, लास्ट वाला टर्म हमें b पावर n मिल गया। इसको हमने ये लेफ़्ट साइड लाया, लेफ़्ट साइड लाया तो हमें ये फॉर्म बन गई। और इसी को तो दिखाना था कि ये फैक्टर है, तो इसमें से क्या किया, a - b को कॉमन ले लिया और ये क्या हो गया, ये बन गया फैक्टर, मतलब a - b इसका फैक्टर बन गया। और उसी तरीके से ये इसके बराबर है तो इसका भी फैक्टर क्या हो गया, a - b हो गया। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चन को चल रहे हैं। ओके, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, कह रहा है कि फाइंड n की वैल्यू निकालनी इफ़ द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, पहले से पाँचवा टर्म, और फिफ्थ फ्रॉम द एंड, मतलब पाँचवा पीछे से, वो क्या होगा इस एक्सपेंशन का, वो 6√6:1 के रेशियो में है। रेशियो इन लोग का दिया हुआ है और हमें क्या बताना है, n की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ठीक है, अब दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि जो टर्म आगे से होता है उसका कोफिशिएंट पीछे से भी उतना ही होता है। ठीक है, ये एक नॉर्मल चीज़, जैसे देखिए NC मतलब अगर 6C3 है और 6C3 ये दोनों बराबर कर, चाहिए ये तो हो गया। अगर 5C3 लें और 5C2 लें तो क्या इन दोनों का वैल्यू सेम आता है, सेम आता है ना। तो हम लोग इसको बराबर कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको सॉल्व कर दें, मतलब अगर 5 - 3 वो 2 लिखो, या ये होता है ना n × n - 1 और n × 1, ये दोनों की वैल्यू सेम आती है, उधर से भी सेम आती है, इधर से भी सेम आती है, इधर से भी सेम आती है। जैसे x² हो तो x² + 2ab + b²। जैसे देखिए इन दोनों का कोफिशिएंट कितना है, b² हो मान लीजिए या a², तो इन दोनों का कोफिशिएंट कितना है, 1 और 1 है ना, तो दोनों का सेम आ रहा है। क्यूब में भी देखेंगे तो इधर इधर जो पेयर्स होते हैं उनका सेम आता है। पर मैं बता क्यों रहा हूँ इसको, इसका क्योंकि यूज़ है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, बिगिनिंग से फिफ्थ टर्म क्या होगा, जनरल टर्म निकालते हैं। फिफ्थ टर्म मतलब निकालना हो हमें, तो यानी कि T5 निकालते हैं। T5 को कैसे लिख सकते हैं, T4 + 1 लिख सकते हैं। ये हमने पिछले वीडियोज़ में बताया था। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो ज़रूर देख लें, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो T4 + 1 कैसे निकालते हैं जनरल टर्म में, तो क्या होगा, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू नहीं पता है, वही तो निकालनी है। तो NC कितना होगा, NC 4। ठीक है, NC 4 ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये जनरल टर्म का ऐसे ही एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, NC 4 होगा। ओके, और ये 4√2 का पावर n - 4, और ये होगा 1/3 का 4√3 की 4, ये होगा। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत ओके, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा, T5 हो गया फ्रॉम बिगिनिंग। और एंड से क्या होता है, अगर फिफ्थ टर्म एंड से है, मान लीजिए एंड टर्म है, फिफ्थ टर्म बिगिनिंग से, और एंड से अगर फिफ्थ टर्म है ना, तो उसको कैसे आगे से कैसे निकालते हैं, उसमें -5 + 1 कर देते हैं, यानी कि n - 4th टर्म हमें निकालनी है। तो इसको कैसे निकालेंगे,
इसको निकालेंगे, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा एक्सपेंशन उसी तरीके से। तो क्या बोलते हैं, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, वो हो जाएगा एन सी एन माइनस फोर फोर्थ रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू 4 एंड 1/√3 4, इसका हो जाएगा n-4, ये हो जाएगा ठीक। और इन्हीं दोनों का क्या है, रेशियो दिया हुआ है √6 ठीक है। तो लिख लेते हैं NC4 और 2 की पावर 4 पावर n-4, ये इसका देखिए फोर्थ रूट है, तो अगर 4 करेंगे तो डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ ठीक है। NC n-4 और ये फोर्थ रूट ऑफ 2, और फोर्थ रूट ऑफ इसको है तो इसको भी डायरेक्ट हम 2 लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसको लिख सकते हैं फोर्थ रूट ऑफ दिस 4 माइनस n। कैसे किया, इसको ऊपर लिया है तो माइनस हो जाएगा, माइनस किया तो इसी तरह से हो जाएगा। और ये कितना दिया है, √6/4, ठीक, यही दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको और सॉल्व करते हैं। हमको पता है कि n-4 और ये होता है तो ये दोनों सेम हो जाता है, तो मतलब n इंटू n-4 को हम n-4 भी लिख सकते हैं। अच्छा नहीं दिख रहा है क्या, ठीक है, दिख रहा होगा। तो ये और ये तो सेम है तो ये कट जाएगा, ठीक। और भी टर्म्स कट जाएंगे तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। किस तरीके से होगा उसको लिखते हैं। एक चीज़ क्या है कि इसका पावर क्या होगा, ये 1/3 होगा, क्योंकि इसको फोर्थ पावर करेंगे तो 1/3 आएगा। तो अब लिखते हैं, ठीक है। 2 की पावर क्या होगी, n-4 डिवाइडेड बाई 4 होगी, क्यों, क्योंकि ये 1/4 होता है, इसको कर दिया, ठीक। और ये होगा 3 का माइनस में है, ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 3 की पावर n-4 डिवाइडेड बाई 4, ये होगा। और नीचे क्या होगा, 2 इंटू 3 विच इज़ अगेन 6, ठीक। तो ये दोनों साइड फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, दोनों का पावर सेम है तो हम 6 की पावर n-4 डिवाइडेड बाई 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये 6 है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 की पावर 1 और ये 1/2, यानी कि 1 + 1/2 इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे 6 की पावर 3/2 लिख सकते हैं। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना। तो यहाँ से क्या पता चला, n-4/4 इज इक्वल टू 3/2, यानी कि 2 से 2 कट गया। n-4 इज इक्वल टू 2 3 जा 6, विच इज दिस इम्प्लाइज n की वैल्यू आ जाएगी सीधे 10, ठीक है, समझ में आया। ओके, एक बार और फिर से बता देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। देखिए क्या कर रहे हैं कि हम इसको किया एक्सपेंशन फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, वो इस तरीके से निकला जनरल टर्म से, और फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड इस तरीके से निकला, ये है इसका एंड टर्म, ठीक है। क्योंकि एंड टर्म फिफ्थ वाला क्या होगा, n-4 ही होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इन दोनों का रेशियो इसके बराबर दिया था, इसको बस क्या किया, सॉल्व किया और इस एक इक्वेशन निकाले जिससे कि हमें क्या बना, n की वैल्यू पता चल गई। ओके, तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या रहा है ये देखिए, ये एक नया क्वेश्चन है जो कि आपको बताता है कुछ अच्छी चीज़ें, ठीक है। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब एक ऐसा टर्म खोजना है जो कि एक्स से इंडिपेंडेंट, मतलब उसमें एक्स का टर्म ही ना हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो बेसिक इसको अगर अप्रोच देखी जाए तो क्या होगा, पहले हमें जनरल टर्म निकालना होगा। जनरल टर्म अगर पता चल गया तो उसमें एक्स की जितने भी पावर्स होंगे, कोफिशिएंट होंगे, उनकी जो पावर होगी उसको हमें ज़ीरो दिखाना होगा, और वहाँ से आर की वैल्यू पता चल जाएगी और हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है, और वो टर्म पता चल जाएगी, ठीक है। तो बेसिक आइडिया फिर तो उसी को अप्लाई करते हैं। जनरल टर्म क्या होगी, 8CR
x पावर √3 है तो क्या हो जाएगा x पावर 8 माइनस आर डिवाइडेड बाई 3। क्यों? क्योंकि पावर 1/√3 हो जाएगी, ठीक है, वही लिखा। और ये क्या होगा 1/2 की पावर r, और ये अंडर x की पावर क्या होगी r होगी, r बाई 3। ये होगा, क्यों होगा? क्योंकि 1 r होगा, r b की में क्या होता है, b की पावर r होती है, r लिखा, लेकिन ये अंडर√3 था, इसको पहले ही बाहर कर दिया, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? इसमें कोई डाउट है नहीं ना? ठीक है, करते हैं। ये हो गया अपना जनरल। इसको और फर्दर रिजॉल्व कर लेते हैं। x पावर r, x की पावर 8 माइनस आर डिवाइडेड बाई 3, और ये जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा r बाई 3, ऐसा हो जाएगा। और ये 2 पावर r ऐसे का एज इट इज़ रख दिया, हमें ये पावर दिखा था। अब देखिए 8 माइनस आर, और ये दोनों का बेस सेम इसलिए बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 2r बाई 3, ये हमने निकाला, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमें टर्म क्या चाहिए, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, x से इंडिपेंडेंट चाहिए, तो यानी कि x पावर 0 होनी चाहिए। तो ये क्या होगा, ये इक्वल हो जाएगा x कितना है, x पावर 8 माइनस 2r डिवाइडेड बाई 3, इसके बराबर हो जाएगा। और जब दो टर्म बराबर होते हैं और तो पावर भी सेम होना चाहिए, यानी कि 8 माइनस 2r बाई 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या पता चलेगा कि ये हो जाएगा 8 माइनस 2r इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 2r इज इक्वल टू 8 एंड r इज इक्वल टू 4, मतलब r इज इक्वल टू 4 आ गई तुम्हारी, ठीक है। जब r इज इक्वल टू 4 आ गई तो जनरल टर्म में लिख देंगे, तो यही क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। और वही क्या निकालना है, वही तो हमें निकालना है। और कोफिशिएंट यानी कि वो क्या होगा, उसमें x पावर 0 होगा, तो यानी कि x का कोई यूज़ ही नहीं होगा, यानी कि उसका मतलब एग्जिस्टेंस नहीं होगा, तो ठीक है। तो वही क्या हो जाएगा अपना एक ऐसा टर्म जो कि इंडिपेंडेंट होगा x का। तो डायरेक्ट r की वैल्यू यहाँ रखिए, क्या हो जाएगा 8c4, और ये क्या हो जाएगा, ये तो कट गया 1/2 पावर 4। यही क्या होता है, यही एक टर्म है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x है। आप अगर मतलब इसको एक्सपैंड करेंगे तो आपका ये जो टर्म आएगा यही वो टर्म होगा जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। चाहे तो आप उसको खोल के निकालें या तो डायरेक्ट फार्मूला लगाएं, और इससे आपका सॉल्यूशन पता चल जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर नाउ, एंड अगले कुछ वीडियोस में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सॉरी फॉर द डिले, बट अभी कुछ चल रहा है, बट कोई बात नहीं। अगली बार से धीरे धीरे करके आप अगर सपोर्ट करते रहे तो हम नेक्स्ट वीडियोस को ब्लैक बोर्ड पे कोशिश करेंगे स्टार्ट करने की, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करिए बस, और उसके बाद मैं और मेहनत करके और ढेर सारे चीज़ें के जितना हो सके आपके कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। सो थोड़ा वेट कीजिए और नेक्स्ट वीडियोस मिलते रहेंगे कंटिन्यूस वे में, ठीक है। सो ठीक है, तो फिर चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।